तुम में से बाज ऐसे हैं जो मुझसे नाराज हैं। हम एक और दस्ता रवाना करेंगे। कम से कम वो काफिलों की हिफाजत की जिम्मेदारी शोबक को अबूर करने के बाद संभाल लेंगे। इतने मुश्किल वक्त में यरूशलेम के तख्त पर गाय का होना बहुत ही अफसोसनाक है मेरे कौन। शोबक में किसी खतरे का एहसास हुआ तो वो बेझिझक अपनी तलवारें निकाल लेंगे। जब कुद्स की राह खुली थी तो तुम समझे नहीं कि मैंने ये समझौता और सुलह कबूल क्यों की। 5 महीने तख्त पर मेरे शहंशाह इस तख्त की आगोश में उस नौजवान औरत को जिसे सुलह कहते हैं उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखते मेरे शहंशाह। खुशखबरी के साथ हाजिर हुआ हूँ मेरे शहंशाह। रोम से आने वाली अजीम फौज अगले 2 दिन में यरूशलेम पहुंच जाएगी। तो फिर इस खुशखबरी को जाया होने से बचाने के लिए कम से कम 2 दिन तक शटेलियन की सख्त निगरानी की जाए। वो एक जलता हुआ अंगारा बन चुका है, ना जाने क्या करे। आपका क्या हुक्म है? तादाद में सिपाहियों को साथ ले जाओ। शटेलियन और उसके सिपाहियों पर नजर रखो और हर उस शख्स का ताकुब करो जो उससे राब्ते में है। और अगर शटेलियन अमन तोड़ने की कोशिश करे तो उसे कत्ल कर देना। जो आपका हुक्म मेरे शहंशाह। दो मुख्तसर दिन या 2 ऐसे दिन जो कभी खत्म न होंगे। ये हाथ सलामत रहे। जो आयत करीमा आपने नक्श की है वो पढ़ने वाले का दिल छू लेंगे इंशाअल्लाह। आमीन सुल्तान मोहतरम। इस मेंबर से आपकी मोहब्बत का चश्मदीद गवाह हूं मैं। अगरचे हमारी ज्यादा इस पर बात नहीं हुई, लेकिन मैं आपके मकसद को समझ गया। अल्लाह आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं ना कि अगर वो मुझे समझ लें तो मेरे करीब हो जाएं, और अगर ना समझें तो करीब वाले भी दूर हो जाएं। अल्लाह हमें आपसे जुदा ना करे मेरे सुल्तान। लेकिन इंसान अपने करीबी से ही शिकायत करता है। हाँ ये सच है, लेकिन हर शय की एक मंजिल होती है। एक दोस्त खुद को दूसरे दोस्त के हवाले कर दे, मैं यही दुआ अल्लाह से मांगता हूं। जिस दिन मिस्र में मैंने आपसे वफादारी का अहद किया था मेरे सुल्तान, उसी दिन मैं उम्र भर के लिए आपका खादिम बन गया था। आखिरकार हमारी वफादारी अल्लाह के साथ जुड़ी है। हम सब ही कुरान के खादिम हैं फाजिल। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। कुरान की इस आयत ने सब कुछ वाज़ेह तौर पर कह दिया है। आमिन्ना व सदक़ना। अगर तुम यहां वही बातें दोबारा करने के लिए आए हो फाजिल, तो अपनी सांसें जाया मत करना। मेरे सुल्तान, इत्तेहाद अपने सामने वाले को बराबर समझने वाले से कायम होता है, लेकिन हमारे भाई उस रास्ते से दूर हैं जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं। और इन हालात में हमें अपने ही बलबूते पर आगे बढ़ना होगा। सच कहूं तो इसके लिए भी हम बहुत देर कर चुके मेरे सुल्तान। किस बात की देर? कुद्स की फतह का वक्त तुम्हें बता दिया गया है। मैंने तुम्हें बारहा कहा कि उस शहर में दाखिला तौहीद के रास्ते से होगा। मैं आपकी नीयत और मकसद समझ सकता हूं मेरे सुल्तान, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, ये उम्मत आखिरी बार कब मुत्तहिद हुई थी? खुद से यही सवाल करता हूं मैं भी, और फिर दिल जवाब देता है कि हिचकिचाना बहुत हो चुका। मत रुकिए मेरे सुल्तान, आप अपना कदम उठाइए ताकि हक और बातिल नुमाया हो जाए, क्योंकि आप खुद यहाँ तौहीद के मुंतजिर खड़े हैं और आपके साथी गुजरते दिन के साथ कम हो रहे हैं। जो रह जाए वही काफी है। मैं आर्जी फतूहात नहीं चाहता जो एक ऐसी उम्मत के साथ हो जो अपने हाथ और पांव से माजूर हो, जिसे मैं हक जानता हूं
मैं उसी रास्ते पर चलता रहूंगा। तुम हज के काफले का रास्ता जानते हो? जानता हूं जनाब, अच्छी तरह वाकिफ हूं। बहुत खूब। हाँ, तो तुम उस हज के काफले को उस जगह ले जाओगे जो मैं तुम्हें बताऊंगा। ऐलान क्यों नहीं कर सकते क्या? जनाब, हज के काफले के असल रहबर की जगह कैसे ले सकता हूं? मैंने इस बारे में मालूमात ली है। वो खुशी के साथ वो जगह हमारे हवाले करेगा। उसे बस थोड़ी सी हिम्मत दिलाने की जरूरत है। ये रही वो हिम्मत, ये उसे दे देना और उसकी जगह ले लेना। ये तुम्हारा। अगर तुमने ये काम किया तो इससे भी ज्यादा दूंगा तुम्हें। काम हो जाएगा। लेकिन अगर तुम नाकाम रहे तो फिर तुम खुद को और अपने रिश्तेदारों को, अपने प्यारों को मुर्दा समझने में देर मत करना। चलो अपनी जगह संभाले हेनोक। मैं अपनी बात नहीं कर रहा मेरे सुल्तान, और ना ही मैं सुलह मुआहिदा तोड़ने पर आपको मजबूर करना चाहता हूं। लेकिन शहंशाह गाई खामोश नहीं बैठा, वो मुसलसल तैयारियों में मसरूफ है। और ये जानने के बाद कमांडर पूछते हैं कि हम लोग क्यों रुक गए। इसरार करते हैं। हर कोई गोया बरज़ख की कैफियत में है। हर मुसलमान सिपाही हमेशा जंग के लिए तैयार रहता है। अगर वो बातों में उलझने और सब्र खोने के बजाय मेरे हुक्म पर चलते तो इस बरज़ख में कभी ना होते। मेरे सुल्तान, मैं इस मामले पर बात करते करते अब थक चुका हूं। अगर तुम्हारे पास कहने को कुछ और नहीं तो तुम जा सकते हो। मैं काम जारी रखूंगा। मेरे सुल्तान, जब तक आप मुझसे दस्तबरदार नहीं होते मैं भी आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आपके नाइब की हैसियत से आपकी बसीरत मेरी अक्ल और तसव्वुर से मावरा है मेरे सुल्तान। ये बात कहना मेरे लिए बेहद मुश्किल है मेरे सुल्तान। लेकिन अगर मैं आप पर बोझ बन चुका हूं तो मैं अपने ओहदे से मुस्ताफी होना चाहता हूं। मुसलमान हाजियों का काफिला निकल चुका है और वो काफिला हमारी हुदूद में दाखिल होने ही वाला है मेरे कौंत। और हिफाजती इक़दामात? हाजियों का काफिला हमारी निगरानी में रहेगा जब तक कि वो काफिला हमारी हुदूद से ना निकल जाए। हमारी हुदूद में कोई परिंदा भी हमारी मर्जी के बगैर पर नहीं मारेगा। ठीक है, तो फिर चलते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं भी उनके साथ चलूं। क्या ये जरूरी है मेरे कौंत? जो अमन हमने कायम किया है मैं उसे किसी सूरत खतरे में नहीं डाल सकता, खुसूसन तब जब शैटलियन उसे बर्बाद करना चाहता हो। दुरुस्त फरमाया मेरे कौंत। चलो। दूसरों को भी बुलाओ, सबको जमा कर लो। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान, अभी इतला देता हूं। आपका क्या मकसद है भाई? आप मेंबर यहां क्यों लाए हैं? जल्द देख लोगे और समझ जाओगे। क्या वो आदमी अपनी जगह पर मौजूद है हेनोक? आपके हुक्म के मुताबिक हर एक शख्स अपनी जगह पर तैनात है। अगर वो कामयाब हो गया तो उनका काफिला इसी रास्ते से गुजरेगा। फिर हम उनके पीछे जाएंगे और जब वो अपने ठिकाने पर पहुंचेंगे तो हम उन पर हमला करेंगे और फिर खत्म कर देंगे। अगर रहनुमा काफिले का रास्ता ना बदल सका तो फिर क्या होगा? हेनोक, चाहे कुछ भी हो जाए हम हमला जरूर करेंगे। मैं इस जमीन को मुसलमानों के खून से सराब कर दूंगा। करक में जो कुछ हुआ और जो मिला के साथ हुआ उसकी कीमत सलाहुद्दीन हाजियों के खून से चुकाएगा। अल्लाह बोरू, हमारे सुल्तान की हालत ठीक नहीं लग रही, बता रहा हूं मैं। तुमने सही कहा, मैंने उन्हें कभी ऐसा नहीं देखा। मेरे सुल्तान, मेरे बाबा, मेरे उस्ताद,
अल्लाह के फजल से मैं अपना फर्ज पूरा करने के बहुत करीब हूं। जग और ईमान एक ही दिल में नहीं रह सकते। हमने ये सफर एक साथ शुरू किया और एक साथ मंजिल तक पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। सबको सुनने और जानने दो, जब सुल्तान नूरुद्दीन से जो वादा किया था जब उसे पूरा करने का वक्त आएगा तो ये मिंबर मस्जिद अक्सा में हम सब मिलकर रखेंगे। मैं अपने मकसद से दस्तबरदार नहीं हुआ, लेकिन इस मिंबर के जरिए हम अपने भाइयों को एक नई दावत देने चाहेंगे। ये मुराद कैसे पूरी होगी मेरे सुल्तान? मिंबर को आखिरी मंजिल पर पहुंचाने से पहले उसे एक दूसरे मकाम पर ले जाया जाएगा। सुल्तान मोहतरम, वो मकाम कौन सा है? मुता। मेरे सुल्तान, मिंबर को मुता क्यों लेके जाएंगे? मुता वो जगह जहां मुसलमानों और सलीबियों की पहली जंग हुई थी, जहां हजरत जैद, हजरत जाफर और हजरत खालिद बिन वलीद कंधे से कंधा मिलाकर लड़े और इस्लाम के परचम को कभी गिरने नहीं दिया। हम मुता जाके उन्हें दावत देंगे कि वो भी इस परचम को थामे और कंधे से कंधा मिलाकर मुत्तहिद हो जाएं। जो जंग उस मैदान से शुरू हुई वो अब भी जारी है। हम जान लेंगे कि कौन हमारे साथ, हमारी सफों में खड़ा है। बहुत देर हो चुकी है मार्कोस, अब तक तो उन्हें यहां पहुंच जाना चाहिए था। निगहबानों से कोई खबर नहीं आई। अगर कुछ बुरा हुआ होता तो वो हमें जरूर बताते। तुम दोनों जाकर जायजा लो। मेरे सुल्तान, मुझे नहीं लगता कि हमें इसकी जरूरत है। लगता है जल्द तलवारें मैदान से निकलने वाली हैं, जबकि हम एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। तो हम मिंबर को मुता ले जाकर आखिर क्या हासिल करेंगे? क्या हासिल होगा क्या नहीं ये अहम नहीं। कितने सवाल करते हो तुम। ये वाज़ेह है कि हमारे सुल्तान का कोई मंसूबा है। अगर इतना सोच समझ के कदम उठा रहे हैं तो क्या वो किसी कैदी को कैद से रिहा करवाते? वाज़ेह है कि सुल्तान जुनूनी हो गए। सुल्तान मोहतरम, मेरी बात का कोई गलत मतलब मत समझिएगा। मेरे लिए तो जुनूनी होना तौर तरीके से बेहतर है। हम यहाँ मशवरे के लिए जमा हुए हैं और मैंने सिर्फ अपनी राय दी है। अच्छा, बस तुम बहुत कह चुके। सुल्तान के पास वजह है, तुम्हें पसंद आए या नहीं। हमारी सबसे बड़ी तैयारी यही सफर होगा काराकुश। हम अपना फर्ज अदा करेंगे और अपने भाइयों को इस इत्तेहाद की दावत देंगे। अगर उन्होंने हमारी दावत पे लब्बैक नहीं कहा तो हम रसूलुल्लाह की सुन्नत अपनाते हुए वही करेंगे जो सुलह हुदैबिया में हुआ। उन्होंने अपना फर्ज अदा किया बगैर इसकी परवाह किए कि कौन लब्बैक कहता है और कौन नहीं। और ये हर किसी के लिए एक मिसाल है। मेरे सुल्तान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर हमारी जान कुर्बान। लेकिन हर दौर के अपने हालात होते हैं। हमें हिकमत की और बसीरत की जरूरत है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ आप अपने मकसद से दूर होते जा रहे हैं। मोमिन अपने दिल से सोचता है गोकबरों, और बसीरत वहीं से पैदा होती है। मैं हुस्न ज़न के साथ इस राह पर निकल रहा हूं। अगर तुम्हें माकूल ना लगे तो तुम पीछे हट सकते हो। मेरे सुल्तान, मैं बहस का वक्त अब खत्म हो चुका। मिंबर को ले चलो कारातिकिन। जो हुक्म सुल्तान मोहतरम। अगर नीयत अच्छी है तो नतीजा भी अच्छा होगा इंशाअल्लाह। और वो जो अपने दिल की आवाज सुनते हैं, वो जो कुद्स के मकसद से वफादार हैं, वो मेरे साथ आ सकते हैं।
अल्लाह। सिपाहियों, चलो जमा हो जाओ। सबको मदद करनी होगी तो हो जाएगा। मेरे खुदावंद, तेरे रास्ते में जो खून बहाया गया है उसे कबूल कर खुदावंद। मेरे कौन? हमने अमन बर्बाद कर दिया। बादशाह का रद्द-ए-अमल क्या होगा, आपको क्या लगता है? गाय के रद्द-ए-अमल की मुझे रत्ती बराबर भी परवाह नहीं। मुझे ये तजस्सुस है जब सलाउद्दीन को पता चलेगा तो उसका चेहरा कैसा होगा। क्या हुआ? किसने हमला किया तुम पर? हाजियों का काफिला। क्या काफिले वालों ने तुम पर हमला किया? नहीं, वो सब मर चुके हैं। वो तादाद में ज्यादा थे। किसने किया? किसने किया बताओ? शेटिलियन। शेटिलियन? लानत हो! सब कुछ बर्बाद कर दिया। चलो आगे बढ़ो। चलो ख्याल से चलते रहो भाइयों, आगे बढ़ो। या अल्लाह, चलो बिस्मिल्लाह। ख्याल से चलो। या अल्लाह। अल्लाह, अगर ये मेरे कबीले ने किया होता तो मैं एक एक करके सबको मार डालता। सुल्तान को दुआ देनी चाहिए उन्हें, लेकिन मैं जानता हूं उनके साथ क्या करना है। वो हमारे साथी हैं कारादिगन, जल्दी अपनी गलती समझ जाएंगे। आज से सरदार ने ठीक कहा। उन्होंने जो किया वो तकलीफ दे है, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं। जबकि हम इस्लामी इत्तेहाद के लिए निकले हैं, अपने भाइयों को कैसे नुकसान पहुंचाएंगे? एक पागल ही दूसरे पागल को पहचानता है। हमारे सुल्तान का ये इक़दाम दिलों को चीर के असर करेगा। सब कहेंगे कि कारादिगन ने सही कहा था। ये तो हमारे सिपाही हैं। क्या हुआ ये? अल्लाह, अल्लाह तू मेरी जान ले लेता। या अल्लाह, मैं उनकी हिफाजत नहीं कर सका। तूने मुझे ये दर्द क्यों दिखाया मेरे रब? लोग जख्मी है, ये काफिला तो हज का है। तूने मेरी जान क्यों ना ले ली? नहीं कर सका मैं उनकी हिफाजत नहीं कर सका। अस्सलामु अलैकुम। इस एपिसोड के आगाज में हमें शाम का मंजर दिखा दिया जाता है, जहाँ पर हम देखेंगे सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जो है वो मिंबर की तामीर करवा रहे होते हैं और उनके बाद जो है एक हुमार खड़ा होता है जो कि उस मिंबर की मुरम्मत कर रहा होता है। और इसके साथ वो खूबसूरत अंदाज में हमने देखा कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में इस पर आयात करीमा नक्श कर रहा होता है, यानी कि उन पे लगा रहा होता है। और हमें बजाय भी उस पर जो है सोने की एक किस्म की पॉलिश हुई दिखाई दे रही होती है। हमें वो उसका साइज बहुत बड़ा दिखाया जाता है और वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा होता है। और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जो हैं उसकी महारत को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। और नाज़रीन इकराम साहब का एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि जंगी सल्तनत के अंदर पहली दफ़ा हलब के अमीर जो हैं वो आए थे और मूसल के अमीर अरसलान अमीर आए थे और उनके साथ जो है कायमाज भी था। और ये सभी जो हैं ज़ैनब के भाई, वो सभी को इंसाफ दिलाने के लिए सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपने पास इनको बुलाया था। इसके साथ ही जो है वो वहाँ भी आए थे तो उनको देखा ज़ैनब के भाई ने बहुत ज़्यादा हंगामा किया
کیونکہ قائماز نے ان کے ساتھ بہت زیادہ بے انصافی کے ساتھ کام کیا تھا. انہوں نے موصل کے اندر قائماز کو ایک تو انہیں چوری کرتے ہوئے پکڑا تھا. اس کے بچاؤ کے نتیجے میں قائماز نے ان پہ الزام لگا دیا کہ اس نے حکومتی خزانہ چوری کیا ہے. کیونکہ قائماز کے ہاتھ میں امیر کی مہر تھی تو اس نے اس کا جرم ثابت کر دیا. زینب کے بھائی وہ قید ہو گئی اور بعد میں قاضی فاضل جو کہ صلاح الدین ایوبی کے ایلچی کے طور پر موصل میں گئے تھے آپس میں اتحاد کا جو ہے کہنا ایلچی بنا کر یعنی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جانب سے تو ان کا جو ہے نہ صرف موصل کے امیر کے نائب یعنی کہ قائماز نے نہ صرف مذاق اڑایا بلکہ انہیں ایک جھوٹے الزام میں قید بھی قرار دیا. کیونکہ بجائے تو وہ جو جرم ان پر ہے وہ عہد کروانے والی اور کوئی نہیں بلکہ زینب ہی ہوتی ہے. اور زینب پہلے سے اور قاضی فاضل ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں. کیونکہ جب ان کے بھائی مظہر زینب کے بھائی مظہر کی گرفتاری ہوئی تھی تو وہاں پہ جو دستخط ہیں وہ قاضی فاضل نے کیے تھے. اور زینب جو ہے اس وجہ سے قاضی فاضل سے علیحدہ ہو گئی اور وہ اس وجہ سے بھی ابھی تک ناراض ہے کہ اس نے کا کچھ تک نہیں ہے. اور اس وجہ سے بھی کیونکہ ان کے جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ زینب ان سے کہتی ہے کہ تم نے میرا طاقت مجھے تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. اگر تم آتے تو مجھے پتہ لگتا کہ تم مجھ میں انٹرسٹ وغیرہ رکھتے ہو. لیکن اس کے ساتھ ہی قاضی فاضل خودیہ اور مال بھی یاد کرتی ہیں اور خیالات رہتے ہیں کہ اگر تم میرے بھائی کو رہا نہ کروا سکے تو تم مجھے بھی کھو دو گے. اس کے ساتھ ہی جو ہے ابھی جو آپشن کوشچن ہے اسلام میں اقتدار اعلیٰ کا مالک کون ہے. پہلا جو آپشن موجود ہے وہ ہمارے پاس ہے پارلیمنٹ, سیکنڈ پہ عوام, تھرڈ پہ بادشاہ, چوتھے فورتھ پہ اللہ تعالیٰ. تو اس کا صحیح جواب ہے اللہ تعالیٰ. قرارات تعدم مقاصد کے مطابق ملک کا نظام کیسا ہوگا. پہلا آپشن جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے بجانی, غیر وفاقی یا پھر وفاقی یا پھر سردردی. تو اس کا صحیح جواب ہے وفاقی. نیکسٹ پہ دستور پاکستان 1956 کا نفاذ کب ہوا. 23 مارچ کو ہوا یا پھر 14 اگست کو یا پھر 27 اکتوبر کو یا پھر 8 جون کو. تو اس کا نفاذ ہوا تھا 23 مارچ کو. اس کے علاوہ پاکستان کی پہلی حکومت کے وزیر اعظم کون تھے. قائد اعظم تھے, لیاقت علی خان تھے, محمد علی تھے یا پھر فیروز خان نون تھے. تو اس کا صحیح جواب لیاقت علی خان تھے. اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا قیام کب عمل میں لایا گیا. پہلا آپشن جو ہمارے پاس موجود ہے وہ جولائی 1947 ہے یا پھر جولائی 1948 یا پھر جولائی 1949 یا پھر جولائی 1950. تو اس کا صحیح جواب ہے جولائی 1948. نیکسٹ دستور پاکستان 1962 پاس کروانے والے سربراہ مملکت کا نام کیا تھا. پہلا آپشن جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے سکندر, سیکنڈ پہ ایوب خان, یحییٰ خان یا پھر چودھری محمد علی. تو اس کا صحیح جواب ہے ایوب خان.
نیکسٹ شرعی حدود آرڈیننس کب نافذ ہوا؟ پہلا آپشن ہے 1978، 1979، 1980 یا پھر 1981۔ تو اس کا صحیح جواب ہے 1979۔ نیکسٹ بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی پہلی رپورٹس کب شائع ہوئی؟ پہلا آپشن جو ہمارے پاس موجود ہے وہ 1948، 1949، 1950، 1951۔ تو اس کا صحیح جواب ہے 1950۔ نیکسٹ انسانی حقوق کا پہلا چارٹر ہے۔ پہلا آپشن جو ہمارے پاس موجود ہے وہ عالمی منشور، اقوام متحدہ کا منشور، یا پھر خطبہ حاجت الوداع، یا پھر فرانس کا دستور۔ تو اس کا صحیح جواب ہے خطبہ حاجت الوداع۔ نیکسٹ پہ صدارتی آرڈیننس کتنی مدت کے لیے نافذ عمل ہوتا ہے؟ پہلا آپشن جو ہمارے پاس موجود ہے وہ 4 ماہ، 6 ماہ، 8 ماہ، 10 ماہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے 4 ماہ، یعنی کہ 4 منتھ۔ نیکسٹ پہ 1973 کے آئین میں 8ویں ترمیم کب کی گئی؟ پہلا آپشن جو ہمارے پاس موجود ہے وہ 1979، 1981، 1984 یا پھر 1985۔ تو اس کا صحیح جواب ہے 1985۔ نیکسٹ پہ سپریم کورٹ کے جج کے ریٹائرمنٹ جو ہے وہ کتنی عمر کے اندر بعد ہوتی ہے؟ اگر آپ کو بھی اس کا آنسر معلوم ہے تو اس ویڈیو کا نیچے کمنٹ کریں۔ تو ابھی آپ کی آسانی کے لیے کچھ آپشن بھی آپ کو پرووائڈ کرتا ہوں۔ وہ ہے 55 سال، یا پھر 60 سال، یا پھر 65 سال، یا پھر 70 سال۔ تو اس کا صحیح جواب ہے 65 ایئر۔ نیکسٹ 1962 کا آئین کتنی دفعات پر مشتمل تھا؟ پہلا آپشن جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے 250، 280، 310 یا پھر 340۔ تو اس کا صحیح جواب ہے 250، یعنی کہ 250۔ نیکسٹ پہ قرارداد مقاصد 1999 1949 کس وزیر اعظم کے دور میں منظور ہوئی؟ پہلا آپشن جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے خواجہ نظم الدین، یا پھر چودھری محمد علی کی دور میں، یا پھر شہید حسین شاہ وردی کے دور میں، یا پھر لیاقت علی خان کے دور میں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے لیاقت علی خان کے دور وزیر اعظم میں۔ نیکسٹ گورنر جنرل ملک غلام ملا غلام محمد نے پاکستان کی پہلی آئین سازی کو کب برخاست کیا؟ 1954 میں، 1955 میں، 1956 میں، 1957 میں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے پہلے والا 1954 میں۔ نیکسٹ پہ 1956 کے آئین کے تحت مقننہ کتنے ارکان پر مشتمل تھی؟ 100، 200، 300 یا پھر 400۔ تو اس کا صحیح جواب ہے 300۔ اس کے علاوہ پاکستان کی سینٹ کی ارکان کی تعداد کتنی ہے؟ پہلا آپشن جو ہمارے پاس موجود ہے وہ 40، 60، 80، 104۔ تو اس کا صحیح جواب ہے 104۔ نیکسٹ وحدت مغربی پاکستان کب عمل میں آئے؟ پہلا آپشن جو ہمارے پاس موجود ہے وہ 1945، 1955، 1965، 1975۔ تو اس کا صحیح جواب ہے 1955۔ نیکسٹ پہلی آئین ساز اسمبلی کے پہلے اسپیکر کون تھے؟ قائد اعظم تھے، لیاقت علی خان تھے، مولوی تمیز الدین تھے، یا پھر عبدالرشید تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے مولوی تمیز الدین۔ نیکسٹ پہلی دستور ساز اسمبلی کے ارکان کی تعداد کیا تھی؟
पहला ऑप्शन है 69, 74, 80 या फिर 79। तो इसका सही जवाब है 79। दूसरी, दस्तूर साज असम्बली के अरकान की तादाद कितनी है? 70, 75, 85 या फिर 95। तो इसका सही जवाब है 80। नेक्स्ट, पाकिस्तान के कितने वज़ीर आज़म का ताल्लुक मशरक़ी बंगाल से था? 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका सही जवाब है 3। नेक्स्ट, सदर पाकिस्तान के लिए कम अज कम हद उम्र क्या है? 35 साल, 45 साल, 40 साल या फिर 50 साल। तो इसका सही जवाब है 45 साल। यानी कि 45 साल की उम्र में वज़ीर आज़म बन सकता है। नेक्स्ट, पाकिस्तान नामे आम इंतखाब कब हुए? 10 अक्टूबर 2002 को या फिर 18 जनवरी 2008 को या फिर 18 फरवरी 2008 को या फिर 8 जनवरी 2008 को। तो इसका सही जवाब है 18 फरवरी 2008, यानी कि 2008। नेक्स्ट, पाकिस्तान की 13वीं दस्तूर साज असम्बली के वज़ीर आज़म का नाम बताएं। पहला ऑप्शन जो हमारे पास मौजूद है, आसिफ जरदारी, शौकत अजीज़, नवाज शरीफ या फिर यूसुफ रज़ा गिलानी। तो इसका सही जवाब है यूसुफ रज़ा गिलानी। नेक्स्ट, भी करारदाद मकासद कब दस्तूर साज असम्बली में मंजूर हुई? पहला ऑप्शन है 2 मार्च 1949, 12 मार्च 1949, 10 दिसंबर 1949, 3 नवंबर 1948। तो इसका सही जवाब है 12 मार्च 1949। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म का नाम क्या था? पहला ऑप्शन हमारे पास मौजूद है ख्वाजा निज़ामुद्दीन, चौधरी मोहम्मद अली, फिरोज खान नून या मोहम्मद अली बोगरू। तो इसका सही जवाब है ख्वाजा निज़ामुद्दीन। अच्छा, इसके अलावा ना कुछ, क्योंकि सीन के अंदर आपने स्टार्ट में सलाउद्दीन अय्यूबी की कुछ एपिसोड देखें जो कि 17 से 18 मिनट के थे, लेकिन कुछ वजूहत की बिना पे ना इसके बाद हमें ये रिव्यू अपलोड करना पड़ रहा है। बाकी ये कुछ चंद एपिसोड के साथ ही होगा। इसके बाद हम बाकायदा आपके साथ फुल एपिसोड अपलोड करेंगे। ये कुछ दिनों की बात है और ये वजूहत हैं जिसकी बेस पे ये रिव्यू फेस के साथ यूँ अपलोड किया जा रहा है, उसके लिए माजरत। इसके अलावा अभी हम रिव्यू की जानिब बढ़ते हैं। 1947 से 1958 तक कुल कितने वज़ीर आज़म बने? 6 बने, 7 बने, 8 बने, 5 बने। तो 6 साल बने थे। जनरल अयूब खान ने किस वज़ीर आज़म से इक़्तिदार अपने हाथ में ले लिया? चुंदरीगर, फिरोज खान नून से, हुसैन शाही सहवर्दी से, जाफर चौधरी मोहम्मद अली से। तो इसका सही जवाब है फिरोज खान नून से। नेक्स्ट, नमा बज़ादा लियाकत अली खान का यौम शहादत लिखिए। 16 अक्टूबर 1953 या फिर 16 अक्टूबर 1992 या फिर 16 अक्टूबर। तो हेलो एवरीवन, आपका हमारे मिनी ब्लॉग में स्वागत है। आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, सही होंगे।
تو اس بلاگ کو بنانے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ لوگوں کی سوچ بدل جائے. جیسے کہ آج لوگوں کی سوچ ہے کہ بس اتنا ہی کرنا ہے، آگے کچھ نہیں کرنا، یا سوچتے ہی رہنا ہے. جو کچھ بھی کرنا ہے ان کو سوئم ہی خود ہی کرنا رہے گا. کیول سوچ کے ذریعے سے وہ کچھ نہیں کر سکتے. آج سوچیں، کل سوچیں، 50 دن سوچیں، ایسے کوئی راستہ نہیں ہے. ایسا سوچنے کا سوچتے رہ جاؤ گے. سوچنے والے سوچتے رہ جاتے ہیں، کرنے والے کر لے جاتے ہیں. تو دو بندے تھے دوست تھے، پکے دوست تھے. ایک جو بندہ تھا جیسے کہ اس نے آج سوچا، کل سوچا، پرسوں سوچا، تو اس نے 50-100 دن منیمم ایسے سوچنے میں ہی نکال دیے. کچھ کیا نہیں، کچھ بھی نہیں کیا. اور یقین مانیے کہ سوچنے سے آج تک کسی کا کچھ ہوا ہی نہیں. بڑے بڑے لوگ جتنے بھی جو کچھ سوچا اس نے سب کچھ کیا. جیسا سوچا پھر کیا، پھر سوچا پھر کیا. تو ایک طرف یہ دوسرا بندہ تھا کہ اس نے آج سوچا، کل کیا. اس نے سوچا ایزی ہے، یہ ہو جائے گا، ایسے ہی ہو جائے گا. پر لیکن جب اس نے کیا تو اسے پتہ چلا بھائی خالی یہ دیکھنے میں ایزی لگ رہا ہے پر ایزی نہیں ہے، بالکل بھی ایزی نہیں ہے. جب اس نے یہ کیا تو اسے پتہ چلا کہ ہاں اس میں بہت ٹائم لگتا ہے، ہر ایک چیز کی ایکسپیرینس لینی پڑتی ہے، ہر ایک فلانا ڈھکاواں کام سب کرنا پڑتا ہے. تو وہ دوسرا انسان جو 100 دن سے سوچ رہا ہے وہ سوچتا ہی رہ جائے گا. اور جو انسان، یہ والا انسان جس نے آج سوچا، کل کیا، پھر سوچا، پھر کیا، ہاں ہم نے مانا پر لیکن جو انسان 100 دن سے سوچ رہا ہے وہ کیول سوچتا رہ جائے گا. جو انسان کر رہا ہے وہ 100ویں دن ایک نمبر کام کر کے دے گا آپ کو. تو سوچتے رہنا کوئی بھی لفظ کام نہیں ہے. سوچتے رہنا یہ انسان کی سوچ ہی ہے. جو سوچنا بھی ایک صحیح بات ہے پر لیکن کب تک سوچنا، اسے ایگزیکٹلی کرنا بھی ٹائم کے حساب سے کرنا. آپ کی عمر دھیرے دھیرے ڈھل رہی ہے، بڑھاپا آ رہا ہے، جوانی جا رہی ہے، تو آپ سوچتے رہتے آپ کچھ نہیں کر سکتے، زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے آپ سوچئے، پھر اس کام کو کریے. تھوڑا کٹھن ہوگا پر لیکن تھوڑا کر کے آپ کو وہ کام آ جائے گا. دھیرے دھیرے کر کے وہ آپ کو کام آ جائے گا. آپ اس کو پھر صحیح سے کرنے لگیں گے. تو آنے والے نئے بلاگ میں آپ دیکھیں گے کہ میں دوسرا بلاگ کس طریقے سے لاتا ہوں، کس طریقے سے نہیں لاتا ہوں. کرپیا کرتا ہوں آپ کو یہ بلاگ میرا پسند آئے گا. کرپیا لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے. اوکے، گڈ نائٹ.